Hello everyone. Hi guys. Let's wait for few people to join, and then we will start the session. Where is Ali over here? Ali won't be here because it's Hello. Hi Raja. Assalamu alaikum. How are you doing? और हमारे पास लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है. वेलकम गाइस. वेलकम. सलमान भाई. सलमान भाई इज डूइंग अ डिफरेंट सेशन टुडे. ये स्टूडेंट वीज़ा का सेशन है. अली सलमान भाई जो है वो जनाब कर रहे हैं सेशन ऑन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस वीज़ा पे. समझे ना? राइट. वेलकम एवरीवन. वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम. हम 2 मिनट के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे. ओके. कहाँ से बात कर रहे हैं? हाय शफीक अहमद. कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वेलकम गाइस. वेलकम वेलकम. सो आज के सेशन में हम मोस्टली बात करेंगे कि अगर आपको कनाडा आना है और आपको आपकी फैमिली के साथ कनाडा आना है और आपको एज अ स्टूडेंट कनाडा आना है, तो ये सेशन में हम वो सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे. जी अपने है ना क्वेश्चन है ना पोस्ट करते रहिए. स्टूडेंट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है इसको भी हम इस सेशन में टचअप करेंगे. अस्सलाम वालेकुम अफशीन. वेलकम. हमारे पास यहाँ पे अफशीन भी मैं है भी अफशीन हूँ. हाय. और हमारे पास कमेंट्स में भी अफशीन है. वेलकम वेलकम. तो आज के सेशन में जैसा कि मैं कह रहा था कि हम स्टूडेंट वीज़ा को टच करेंगे और न सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा को टच करेंगे बल्कि हम इस बात पे भी बात करेंगे कि एडमिशन्स के अराउंड प्रोसेस क्या है. और न सिर्फ एडमिशन्स के अराउंड प्रोसेस क्या है बल्कि क्या कनाडा जो है वो एज अ स्टूडेंट आना और अपनी फैमिली को भी लेके आना इज़ इट द राइट ऑप्शन फॉर एवरी वन, यू नो. सो हरीपुर के पीके से लाइक आप बात कर रहे हैं. वेलकम वेलकम. ओके. सो क्या आप हमें कमेंट्स पे बता सकते हैं कि आपके सबसे बर्निंग क्वेश्चंस क्या है? मतलब कि लाइक आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कनाडा आए एज अ स्टूडेंट, तो आपका सबसे टॉप क्वेश्चन क्या है? क्या आप हमें कमेंट्स पे बता सकते हैं? ओके. एक्सीलेंट क्वेश्चन. कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैक्सिमम एज क्या है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ऊपर आया था कि कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट है. क्या है? तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ग्रेट. ओके. सो गाइस अब हम यहाँ से ये शुरू करते हैं हमारी स्टोरी से कि हमें कनाडा में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो Almost yes. लाइक 20 होने years. आ रहे हैं. Yes, 20 ईयर्स, correct. Yeah. राइट. और जब आए थे तो यहाँ से हमारी भी स्ट्रगल शुरू हुई थी. पहले हम यूनिवर्सिटी गए, फिर हमारा पीआर हुआ और फिर हम सिटीज़न हुए, Yes. राइट. तो अब हम यहाँ पे एज अ फैमिली हैं, हमारे बच्चे भी हैं. सो हम ये सारे चैलेंजेस से गुजर चुके गुजर हैं. चुके हैं जिसके लिए आज हम ये सेशन करना चाह रहे हैं. और हमारे कुछ चैलेंजेस भी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ कैसी है बच्चों के साथ और है ना क्या क्या मतलब कि कि आपको चैलेंजेस होते हैं, challenges. राइट. सो जब हम कनाडा आए, राइट. सो हमने आते ही पढ़ाई शुरू की. यस. मैं पहले आया. अफशीन ने कुछ टाइम के बाद हमें Yeah, six ज्वाइन किया. months after. 6 मंथ्स के बाद I've ज्वाइन किया, joined you. राइट. Yes. जी जी जी. सो हमने यहाँ पे पढ़ाई शुरू हुआ ना की. लाइक अफशीन, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि आप जब वापस से यूनिवर्सिटी गई, आप जब मतलब कि पढ़ने के लिए गई, तो उस वक्त हमारे 2 बच्चे हो चुके थे, Yeah, राइट. it's correct. Yeah. राइट. Yeah. और आप एज अ फुल टाइम मदर, Yeah. राइट, आप यूनिवर्सिटी You is वापस गई अपनी yes. स्टडीज रिज्यूम करने के लिए. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू?
It was quite emotional and I would say and exciting too, right? Uh, I was already bachelor, then I have, started a new courses. I have changed my field in accounting, and then the experience was quite different because you will see people from all around the world over here, right? Different culture, different way of studying, and yeah, it was quite exciting for me, yeah. Right. And challenging too, right? Because you are seeing totally a different environment over here from, compared to back home, right? So it was quite challenging and emotional both ways, yeah. सो गाइस देखें कि जब वापस से यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं एक गैप के बाद, और स्पेशली तब जब आप लाइक एज अ फादर या मदर जा रहे होते हैं कि आपके बच्चे भी होते हैं, आपको घर पे बच्चों को भी देखना है, साथ में अपने करियर पे भी काम है ना करना है, राइट? Right. सो समटाइम्स इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ इमोशनल एज वेल, बट दैट इज़ ओके। कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ को ज़िंदगी में अचीव करना, कोई भी नए मकाम को ज़िंदगी में अचीव करना, कोई भी अच्छे गोल को ज़िंदगी में अचीव करना, इट ऑलवेज हैज़ इट्स चैलेंजेस, Challenges, राइट? right? Yeah. सो लाइक अफशीन, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये कि क्या कनाडा में फिर लाइक आके यूनिवर्सिटी जाना वर्थ इट था आपके लिए? टोटली इट्स टोटली वर्थ इट। आप जो है वो जो स्किल्स जो है आप बैक होम नहीं सीख सकते हो। यू आर मीटिंग न्यू पीपल एवरी डे, राइट? न्यू टीचर्स, न्यू पीपल, न्यू इन्वायरमेंट, सो यू आर लर्निंग एवरी डे। इट वॉज अ क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड इट्स वर्थ इट, या ओके या। ओके। अफशीन, आपने कनाडा में क्या स्टडी किया यहाँ पे आके? I have, studied accounting. First started as a, accounting studies, and then have moved it to, on a business management side. ओके, तो Yeah. आपने मतलब अकाउंटिंग से शुरू किया, फिर आपने बिजनेस पे स्विच Yeah, किया, right? yeah, correct. Yeah. Okay. So I have studied in, British Columbia University. So I have did courses from there too, and from here in Edmonton, I went to the institute. It's called NATE. So yeah. ओके। सो अफशीन की जर्नी ये थी। मेरी जर्नी जो है ना कनाडा में एज अ स्टूडेंट, और यूनिवर्सिटी का मेरा जो एक्सपोजर जो रहा है वो लाइक आईटी के अराउंड रहा है, प्रोग्रामिंग के अराउंड रहा है, और फिर जो है ना इन द लास्ट लाइक 15 ईयर्स स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद जो है वो 15 ईयर्स का ऑलमोस्ट कंसल्टिंग का बैकग्राउंड Right. रहा है, राइट? अफशीन, आप बताइए कि आपने जब यहाँ पे स्टडी ख़त्म की, राइट, और आपको वन ऑफ द कनाडाज बिगेस्ट बैंक्स में जॉब मिली, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो ज़रा शेयर कीजिए। आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज़ ओवर हियर, यहाँ पर स्टडीज़ फिनिश करने के बाद मैंने जो है वो प्रिपेयर किया फॉर माई सेल्फ के मैं किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ। एंड देन मैंने जो है यहाँ की सबसे बड़ी बैंक RBC ज्वाइन की, और वहाँ के इट्स वेरी डिफरेंट। अगर आप कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद, इवन इन कनाडा, दे ट्रेन यू कि आप यहाँ पर कैसे एडजस्ट होते हो, किस तरह काम होता है, किस तरह जो है वो आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। स्पेशली द कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ टॉप नॉच स्कूल स्किल, जो आपको उस पर आपको काम करना होता है, क्योंकि ऑन डे टू डे आपको एवरी डे हर पर्सन से आपको कनेक्ट करना होता है। तो आप किस तरह इस स्किल को यूटिलाइज करते हो, उसके लिए भी आपको यहाँ की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको ट्रेन करती है, उसके बाद जो है वो आप काम करना शुरू करते हो। सो दैट्स अ रियली बिग पार्ट ओवर हियर इन कनाडा के आप जब काम करते हो एज काम अ करते न्यू हैं, okay. फैमिली। ओके, ग्रेट। सो गाइस, लाइक जब हमने लाइक अफशीन ने सम ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन कनाडा में काम किया, और हमने भी कंसल्टिंग में काम किया लॉयर्स के साथ, तो हमने एक बहुत बड़ा गैप है ना देखा कि इस यहाँ पर जिन लोगों को कनाडा आना है उनके लिए इंफॉर्मेशन में और सिस्टम्स में बहुत बड़ा गैप है, राइट? तो ये इसीलिए हम ये आज सेशन हमारी कंपनी के थ्रू आपके साथ ये सेशन करना चाह रहे हैं कि ताकि मैक्सिमम लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो एक बेहतर डिसीजन ले सकें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, राइट? और एक मैं और बात ऐड करना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो यहाँ पर पढ़ा है तो आप उसी फील्ड में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आप वो अपने स्किल्स किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे अपनी बैंकिंग के बाद आई हैव डन कोर्सेज ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑन IT साइड आई हैव इम्प्रूव माई सेल्फ। तो आप वो कोई भी फील्ड में अब जो है वो आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि आपके पास स्किल्स वो आ जाते हैं, एंड देन यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस, एंड यू मीट मोर पीपल, मोर नेटवर्किंग। सो आपके जो है वो रास्ते खुल जाते हैं टू गेट ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट लेवल। yeah. ओके जी। अच्छा, तो अब जब भी हम लाइक इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, जब भी हम ये सोचते हैं कि हम स्टडी के लिए कोई बाहर मतलब कि कंट्री जाएं, तो हमारे जहन में 4 कंट्रीज आती हैं, राइट? USA, कनाडा,
यूके और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो अफशीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि कनाडा को क्यों प्रेफर करना चाहिए स्टडी वीज़ा के लिए कंपेयर टू यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया के? नंबर वन थिंग जो है वो हम जब एज ए स्टूडेंट आते हैं राइट, तो हमारा ये माइंडसेट बना के आते हैं कि आफ्टर स्टूडेंट अपनी स्टडीज फिनिश करने के बाद आप जो है यहाँ पर सेटल डाउन हो जाओ राइट। द नंबर वन थिंग इज हाउ यू कैन गेट अ PR ओवर हियर एज अ परमानेंट रेजिडेंट राइट, एंड ऑफ द डे। अगर आप जो है वो कनाडा को ऑस्ट्रेलिया या US से कंपेयर करते हो, इवन UK से, तो वहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल है आपको PR हासिल करना, क्योंकि वी हैव सीन लाइक लॉट्स ऑफ पीपल ओवर दे स्टिल struggling even more than a 10 year or decade. जी, They have जी। still haven't got their PR. और यहाँ पर जो है वो आप अपनी इवन अगर आपने बैचलर्स कर लिया है और आप 2 साल के मास्टर्स के लिए यहाँ पर आ रहे हो, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क ओवर हियर। और जब आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाता है राइट, आपका वर्क भी और आपकी स्टडीज दोनों कैनेडियन हो जाती है, तो आपको जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं टू अप्लाई फॉर PR राइट। वो इजीली हो जाता है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल है एज अ सिटीजन बनना। सो जी, जी, एक्सीलेंट पॉइंट या अफशीन। और मैं इसको सेकंड करना चाहूँगा इस तरह कि देखें कि हर कंट्री में जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट से वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट बनना या वहाँ पे परमानेंटली अपनी फैमिली को सेटल करना या वहाँ पे परमानेंट लाइफ बनाना, उसका क्लियर पाथ नहीं होता। कनाडा वो चंद वाहिद कंट्रीज़ में से है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी एक क्लियर पाथ है कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपने कनाडा में 2 साल स्टडी की है, तो जैसे कि अफशीन ने कहा कि आप तो 2 साल स्टडी कर रहे हैं, यस, अगर आपके स्पाउस भी आपके साथ आ रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, तो उन्हें भी वर्क परमिट मिलता है, वो भी काम कर सकते हैं। और 2 साल की आपकी स्टडी के बाद आपको और आपके हस्बैंड या वाइफ को, आप दोनों को 3 साल का और वर्क परमिट का परमिट। एक्सटेंशन मिलता है। मतलब कि लाइक अगर आप कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा के लिए 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम या 2 साल के डिप्लोमा के लिए अगर आप अप्रूव्ड हैं, तो 5 साल का अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कनाडा में रहें और उस 5 साल के अंदर आप अपनी स्टूडेंट वीज़ा को या जो है वो आप कन्वर्ट करवा सकते हैं एक परमानेंट रेसिडेंट में कि जिसके बेस पे आप यहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं। जो कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ में बहुत ही मुश्किल है। आप इवन US में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल रह रहे हैं राइट। सो अगर आप इतना अपने पैसा खर्च किया अपनी स्टडीज़ पर, इन एंड ऑफ द डे आप जो है वो सेटल डाउन नहीं हो रहे हो, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या? आपकी पूरी लाइफ जो है वो सारी वो हो जाती है राइट। सो जी, जी, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट राइट। तो ये लाइक देखें, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये लीगल इन्फॉर्मेशन का सेशन नहीं है, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन सेशन है कि जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको लाइक कनाडा अपनी फैमिली के साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, राइट? क्या ये आपके लिए सूटेबल है, क्या ये आपके लिए वैलिड है कि नहीं, राइट राइट? करेक्ट अच्छा जी, तो अब टच अप क्वेश्चन। करते हैं या कि कनाडा में जब आप आना चाह रहे हैं, राइट, तो आप या आपके स्पाउस लाइक हस्बैंड या वाइफ में से किसे अप्लाई अप्लाई करना करना चाहिए, चाहिए। राइट? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि हम देखते हैं ये कैटेगरी के अंदर, राइट? तो लाइक देखें आप कि लाइक अगर लाइक आप दोनों में से, आपके हस्बैंड या वाइफ में से जिसके पास बैचलर्स है और जिन्होंने आइल्स दिया है और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से बेहतर हैं और उनका आइल्स में कम से कम 6.5 बैंड है, हमारे लॉयर्स रेकमेंड करते हैं कि वो प्राइमरी एप्लीकेंट बने ताकि उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बात। दूसरा पॉइंट है ना, ये है कि आप जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपकी स्टडी की कंटिन्यूएशन मेक सेंस भी कर रही हो। लाइक ऐसा ना हो कि आपने लेट्स से कि आपका जो बैचलर्स जो है वो लाइक लेट्स से कि लाइक इंजीनियरिंग में है, राइट, और आप मास्टर्स में आर्ट्स के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, तो वो कॉन्टीन्यूटी उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है। तो आप जिस भी मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, जिस भी डिप्लोमा के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि वो आपकी फील्ड से से थोड़ा बहुत रेलेवेंट रिलेटेड हो, या उसमें ब्रिजेस के ऑप्शन हो, राइट, ब्रिजिंग के ऑप्शन हो, राइट। ये तो हो गई एक बात। अब लाइक अब हम बात करते हैं कि कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स को आप जब चूज़ कर रहे होते हैं तो किस तरह चूज़ करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अफशीन, क्या आप इस पर टचअप करेंगे? प्रोग्राम मोस्टली रिलेटेड होता है जिसमें आपने बैचलर्स किया हो, क्योंकि वो आप जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है राइट, तो आप जब SOP प्रोवाइड करते हो तो यू आर मेकिंग श्योर इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपने ये वहाँ स्टडीज़ किया है
और मैं ये रिसर्च करके इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? सो देखिए, जब हम यहाँ पे कनाडा में कोई भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं तो हमें एक बात का मेक श्योर करना होता है कि वो यूनिवर्सिटी DLI हो, डेजिग्नेट डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट हो। अब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट क्या है? डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अप्रूव किया है कि वो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर सकें और उन एक्सेप्टेंस के बेस पे वो वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर अप्लाई सकें। कर सकें, तो राइट? आप जब भी अपने लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन आप जब एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि वो DLI हो, यस, राइट। डेजिग्नेटेड, या। अच्छा, जब ये स्टेप आपने लाइक देख लिया, उसके बाद लाइक आता है प्रोग्राम का कि आप अपने लिए जो प्रोग्राम सोच रहे हैं, जो डिग्री सोच रहे हैं, राइट, वो क्या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के परमिट। लिए एलिजिबल है कि नहीं है। देखिए, आप हर प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद आपको कैनेडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है कि आप कनाडा में रहें और कनाडा में काम काम करें। कर। बट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जब ख़त्म कर लेते हैं उन्हें, तो उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 साल का आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो आप अपनी 2 साल की स्टडीज़ के बाद आप 3 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जो प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वर्क परमिट के परमिट के लिए लिए एलिजिबल एलिजिबल, है या नहीं है, राइट। राइट? क्योंकि फिर वो आपको हेल्प करता है आपके PR अप्लाई करने के लिए। अगर आपने रेगुलर प्रोग्राम चूज़ किया होता है तो गवर्नमेंट का राइट है कि दे कैन सेंड यू बैक टू होम, राइट? जी, तो देन फिर आपको कोई और प्रोग्राम चूज़ करे, उसके बाद आप कोई और प्रोग्राम के लिए आए, राइट? सो इट्स बेटर टू चूज़ अ प्रोग्राम जो आपको अलाउ करे यहाँ पर काम करने के लिए। राइट, राइट। ओके जी। तो लाइक अब हम टच करेंगे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पे कि जो कि हमसे पूछा जाता है, और वो ये है कि अगर हमें कनाडा आना है स्टडीज़ के लिए, बट हमारे बैचलर्स और प्रीवियस मास्टर्स में या हमने हमारी जो प्रीवियस पढ़ाई है उसमें गैप बहुत ज़्यादा है, उसमें 5 साल का गैप है, राइट। उसमें 10 साल का गैप है, राइट। तो क्या इस गैप के बेस पे यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं, और क्या वो एडमिशन मिलने के बाद वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अफशीन, क्या आप इस पे टच करेंगे? या यूनिवर्सिटीज़ में तो एडमिशन मिल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, राइट? अगर आपका जो है वो GPA स्कोर 60 to 70% है तो राइट, या, राइट? और आपका आइल्स का स्कोर अगर अच्छा है, वो आप अगर रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, राइट? लेकिन जब आपका गैप आ जाता है तो इट्स नॉट इशू। लाइक जब आप SOP जब अपना राइट करते हो, इट्स एन ऐसे काइंड ऑफ थिंग, राइट? जिसमें आप जो है वो यूनिवर्सिटी को और जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये क्लियर करते हो कि मेरा ये गैप क्यों आया है और मैंने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है, और मैं ये स्टडीज़ करने के बाद जो है वो वापस अपनी कंट्री जाऊंगा उसको सर्व, क्योंकि वी हैव टू प्रूव देम कि मैं ये प्रोग्राम क्यों चूज़ कर रहा हूँ। जी, सो जी, या जी। अगर आप वो क्लियर बिल्कुल कर लेते हो देन इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट इट्स इट। ईजी, राइट। या। मेरा भी स्टडीज़ में गैप के बारे में यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें आप, हम हमारे कैरियर में कंटिन्यू स्टडीज़ एक साथ कभी भी नहीं करते। बस। यूं नहीं होता कि हम स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए और फिर हमने पूरी ज़िंदगी वापस से स्टडी ना की। या। एक बात। दूसरा ये कि कनाडा के अंदर इट्स वेरी कॉमन फॉर पीपल इन देयर 50s, 60s एंड 70s to go back to university, to go back to college, to upgrade themselves. So यहाँ पे इट्स वेरी कॉमन। यहाँ पे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि जी आप 65 के हैं तो आप यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हैं, या आप 45 के हैं तो आप बैचलर्स बचलर। क्यों आना कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही मानों में तालीम हासिल करने पे या कुछ नई चीज़ सीखने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। तो इसलिए ये लाइक इस बात को आप लेके परेशान ना हो कि अगर आपकी पिछली स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा गैप है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी ना तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ना ही नहीं। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से तरफ से कोई कोई रिस्ट्रिक्शन है कि restriction आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एज कोई भी हो, आपका गैप कितना भी हो, आपकी हाँ। प्रीवियस आई मीन लाइक या, स्टडीज़ में, करेक्ट। राइट, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम्स के लिए मैं अप्लाई कर एक सकते और हैं। बात ऐड करना चाहूँगी कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप अपनी स्टडीज़ छोड़ देते हो तो यू कैन कंटिन्यू एंड यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट्स टू। यहाँ पर अगर आपको एक प्रोग्राम समझ नहीं आता है तो यू कैन स्विच अदर प्रोग्राम। जी, या जी, ये जी, आपके पास एग्जैक्टली, ऑप्शन होता है, एग्जैक्टली। राइट? देखिए या। आप, और लाइक ऐसा है ना कि लाइक जैसे जैसे फील्ड्स चेंज हो रही हैं, स्पेशली अगर आप हेल्थ केयर में हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंसेस में हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में हैं,
ये वो फील्ड्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से तेजी चेंज से होती हैं. सो इट इज़ वेरी कॉमन फॉर पीपल टू गो बैक टू कॉलेज, टू गो बैक टू यूनिवर्सिटी टू अपग्रेड दमसेल्व्स. themselves, और yes. ये तो एक सिनेरियो है. दूसरा सिनेरियो ये है कि जी आपने लेट्स से कि आपने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ी, ठीक है, और वो अब आपके लाइफस्टाइल और आपकी डेवलपमेंट के हिसाब से अब आपको वो आगे काम नहीं करना है, तो आप यूनिवर्सिटी वापस जाते हैं अपने मतलब कि करियर को री इन्वेंट करने के लिए, Correct, राइट. और आई right, थिंक यही अफशीन ने किया. अफशीन का बैचलर्स जो है वो था इंजीनियरिंग में. yes. बट अफशीन ने डिसाइड किया कि भाई कि मुझे अब इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आगे इंजीनियरिंग में काम नहीं नहीं करना, करना मुझे है, एज राइट, इंजीनियर काम नहीं करना, राइट. मुझे राइट, बिजनेस समझ में आ रहा है, मुझे अकाउंटिंग समझ में आ रहा है, मुझे बैंकिंग समझ में आ रहा है, मुझे फाइनेंस समझ में आ रहा या, है. तो इन्होंने अपना करियर चेंज किया और फिर ये यूनिवर्सिटी वापस गई यस, उस या, आई मीन कि उसको वापस से स्टडी करने के स्टडी, लिए, यस, या, राइट. या, तो आप इस बात को तो मतलब कि आप है ना बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अगर आपकी स्टडीज़ में गैप है. आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि एक बार आपका एडमिशन हो गया और आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो अफशीन मेंशन कर रही थी, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ हम एक एक सॉर्ट ऑफ ऐसे, या, यस ऐसे लिखते हैं, एक खत लिखते हैं वीज़ा ऑफिसर के लिए, या, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि देखिए हमारी और हमारी फैमिली की सिचुएशन ये है और हम इसलिए कनाडा आना चाह रहे हैं, राइट. हमारा कैरियर स्टॉल हो गया, या, हम आई मीन कि हमें हमारा कैरियर री इन्वेंट करना है, यस, हमें अपने कैरियर को फर्दर मूव फॉरवर्ड करना है, तो उसमें हम तो वो एसओपी का स्टेटमेंट जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या, और उस बेस पे जो है वो क्योंकि आपको. आपको गोल्स बताने होते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं इन फ्यूचर, राइट, क्यों जी ये स्टडी कर रहे हो, किस लिए आ रहे हो, क्यों ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है, क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, राइट, सो जी जी या, एग्जैक्टली या, और अब हम यहाँ पे कुछ ऑडियंस के क्वेश्चन लेते हुए चलें. यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है शफीक अहमद ने कि स्कॉलरशिप्स क्या अवेलेबल या, होती हैं और लाइक या, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का क्या है. शफीक एक्सलेंट क्वेश्चन. देखिए आप, हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स वैसे देखी नहीं है, ओके. मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो आते हैं वो अपने खर्चे पे अच्छा, आते हैं, स्कॉलरशिप पे वो नहीं नहीं आते हैं. आते, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है. अगर आप कोई बहुत ही एक्सेप्शनल आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आप अपनी फील्ड में टॉप वन तो, परसेंट में आते हैं, टॉप 2% में आते हैं, तो आप अपनी कंट्री से जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लोर कीजिए कि जो कि स्कॉलरशिप्स शिप्स, इशू करती हों, राइट, करेक्ट, राइट. एक बात तो ये. दूसरा ये कि जब आप यहाँ पे जब आप आ जाते हैं, राइट, और स्पेशली आप जब स्टेम रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होते हैं, राइट, और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है, तो आप अपनी पढ़ाई के सेकेंड ईयर में कुछ स्कॉलरशिप के ऑप्शंस यहाँ पे आप लोकली अवेलेबल, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. यस, फॉर इंटरनेशनल और स्टूडेंट, फॉर यस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली. और ऐसा भी होता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं, कुछ जॉब की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिस पे एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि जी आप अपनी फील्ड में आप इतने एक्सेप्शनल हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद आप हमारे पास आके आप काम करें, तो वो भी आपकी स्टडीज़ का कुछ पोर्शन स्पॉन्सर करते हैं, यस, राइट. करेक्ट, या, बट सिर्फ स्कॉलरशिप पे रिलाय ना कीजिए, अपने भी फाइनेंस वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए, इसलिए कि स्कॉलरशिप्स बहुत कम होती हैं. देखिए आप, अगर यहाँ पे 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो जिसमें से सिर्फ कोई एक या दो मुश्किल होंगे कि जिनका जिनको, स्कॉलरशिप्स पे एडमिशन होता है, या, राइट. तो स्कॉलरशिप्स के अलावा दूसरे भी फाइनेंस के ऑप्शंस को कंसिडर करते रहिए, ठीक है. या, अच्छा जी, हम और क्वेश्चंस लेते हैं. यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि जी मैं जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ मैं वो प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव है, राइट. ये बहुत कॉमन या, क्वेश्चन है, राइट. देखिए आप, लाइक अगर आपको कोई प्रोग्राम में इंटरेस्ट है जो कि बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है, तो हमारी रिकमेंडेशन फिर ये होती है कि आप उससे एक स्टेप पीछे आएँ और कोई ऐसा प्रोग्राम करें जो कि आपके आइडियल प्रोग्राम की तरफ ब्रिजिंग हो, कि जो कि थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव हो, जिसकी फ़ीस थोड़ी सी फिजिक कम कम हो. हो, या, आप पहले आएँ, पहले आप वो प्रोग्राम में आप एडमिशन लें, आप या, वो प्रोग्राम ख़त्म कर लें, फिर आप अपने आप आइडियल प्रोग्राम में एडमिशन लें. देखें, अगर आपके पास अभी अपने आइडियल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है, राइट, तो आप उससे पहले वाला ब्रिजिंग प्रोग्राम करें. और आप जब यहाँ आते हैं तो आप एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट काम भी कर सकते हैं, आपके स्पाउस भी काम कर सकती हैं, तो उसके थ्रू
वो साइड में पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू आप अपने आइडियल प्रोग्राम को आप फंड कर सकते हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी जी यहाँ पर, जो अगर आप कोई भी कोर्स या डिप्लोमा जो है वो अगर चूज़ करते हो तो मिनिमम जो है वो कोर्स पीरियड होता है 8 मंथ्स मिनिमम। जी तो आप कोई ऐसा कोर्स चूज़ करें जो मिनिमम जो जो जिसकी लिमिट जो है वो मंथ्स की वो कम हो, और आप जो है वो प्रोग्राम चूज़ करें जो जो आपको यहाँ पर काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। उसके बाद जो भी फील्ड पर आपको स्टडी करना है तो वो आप कर सकते हो, राइट। बट इनिशियल स्टेप ये कि आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर वो कोर्स जो फिनिश कर लो, अपना काम स्टार्ट कर लो, एंड देन यू कैन स्टडी फर्दर जैसे जैसे आप जो है वो आगे बढ़ोगे, राइट। सो जी या जी जी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है और वो ये आया है कि जी आ, जब हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हम हमारी फैमिली को यस। भी उसके साथ अप्लाई आना कर सकते हैं? तो हम अब इस पे हम टच अप करेंगे या कि जी कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, या राइट। लाइक सो यहाँ पे मैं ये पूरी जर्नी को जो है ना वो हम 3 एरियाज में हम डिवाइड करते हैं, यस। राइट। पहला एरिया जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एरिया, राइट। आपका पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन एडमिशन होगा, होता है, राइट। राइट। उसके बाद सेकंड एरिया जो है वो है वीज़ा का। फिर हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा का मतलब कि स्टडी एक्सेप्टेंस आता परमिट, है, यस। राइट। या स्टडी परमिट आता है, स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी परमिट। या और फिर जो तीसरा जो इसका जो पॉइंट है कि आप खुद या अपनी फैमिली को लेकर आप कनाडा आते हैं तो उसमें सेटलमेंट का इशू सेटलमेंट, है। यस। सो सेटलमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि टॉपिक, जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की क्योंकि ज़रूरत बहुत है। सारे लोग घबरा जाते हैं, यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन को समझ नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जॉब करें, कहाँ सेटल डाउन हो, बड़े सिटीज़ में जाएं, छोटे सिटीज़ में जाएं, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो अभी ज़्यादा डे बाय डे जो है वो इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती वो होती जा रही है, राइट। तो आपको वो किस प्रायोरिटी बेस पे कौन सा सिटी चूज़ करना है, कहाँ रहना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या राइट। तो जी तो आप जब भी आप कनाडा लाइक एज अ स्टूडेंट आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि ये आप तीनों चीज़ों पे आप काम करें। आप अपनी यूनिवर्सिटी पे भी आप रिसर्च करें, प्रोग्राम्स पे रिसर्च करें। उसके बाद आपकी स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल फाइन, आपकी 100% सॉलिड होनी चाहिए। और फिर आपको जब वीज़ा मिल जाता है, आपको स्टडी परमिट मिल जाता है, तो आप अपना मैक्सिमम वर्कआउट पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से करके निकलें कि देखिए हम हमारी फैमिली को साथ में साथ लेके आ लेकर रहे आए, हैं, या राइट। हमें यहाँ पे उन्हें लाइक एज सून एज पॉसिबल सेटल करना है। हमें उनको कम या से कम परेशानी में, कम से कम फाइनेंशियल फाइनेंस, बर्डन के साथ सेटल करना है, राइट। या तो क्योंकि अब आप जो है वो अपना बैक होम का मनी यूज़ करो, जब आप कन्वर्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको हैवी लगता है, राइट। तो इसलिए ये चीज़ आपको पहले से ही कंसीडर करनी है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। या एग्जैक्टली और यहाँ पे मैं आपके साथ एक रेड फ्लैग मेंशन करता हुआ चलूँ मैं। आप जब भी कोई जब भी कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट के पास जाएं या कोई वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाएं और वो अगर आपसे ये कहता है जी आप फिक्र ना करें मैं आपका करवा दूंगा, मैं लाइक दिस इज दिस द बिगेस्ट बिग रेड थिंग, फ्लैग। अगर देखें जी, अगर कोई कंसल्टेंट या कोई वीज़ा ऑफिसर वो खुद कनाडा नहीं आया है, उसे कनाडा की लाइफ का पता नहीं है, उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं है, तो एक तो ये कि आप पहले तो आप उनका बैकग्राउंड और उनका एक्सपीरियंस चेक कीजिए, भाई क्या ये बंदा मेरे लिए ये सही काम सही कर काम भी कर, सकता है कि नहीं कर सकता है। बाय द वे हम दोनों कैनेडियन सिटीजन हैं, या राइट। हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो हम इस पूरी जर्नी से होके गुजरे हैं, राइट। सो तो आप जब भी कोई कंसल्टेंट के पास जाइए तो प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिए कि वो आपसे सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में जल्दी ना करे कि जी आप सिर्फ इतने पैसे जमा करा दें, राइट। और जो है फिर ना हम आपका हो आपका जाएगा, मतलब हम आपका करा देंगे, हो जाएगा। देखिए देयर आप इज नो एनी गारंटी, ठीक है, राइट। या यूनिवर्सिटी का एडमिशन, वीज़ा वीज़ा, और साथ में सेटलमेंट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीज़ों पे हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके बाद हम कोई स्टेप लें, स्टेप ले, राइट। राइट। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी कि क्या हम हमारी फैमिली के साथ आ सकते हैं? जी आप बिल्कुल आ बिल्कुल सकते ऐसा। हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते अप्लाई हैं, करते हैं, राइट। राइट। तो अफीन आप कुछ उस पर टच करेंगे कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए मतलब कि क्या तरीक़ाकार होता है और किस तरह चीज़ें काम करती हैं?
फॉर यूनिवर्सिटी पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी सिटी जाना है, राइट, एंड देन यू चूज़ द यूनिवर्सिटी जो आप आपके बजट में आती है, राइट। जितना आप फंड अगर अफोर्ड कर सकते हो, उस बेस पे जो है वो आप कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो, और वो प्रोग्राम जो है वो आपके जो है वो जितने जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ है उससे थोड़ा सा मैच हो, राइट। तो उस बेस पे जो है वो आप यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ करते हो। तो दिस इज़ द मेन जो है वो, जी, हाँ। एग्जैक्टली तो यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ें जो हमें जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि जी कि हम जिस कि हम जिस इंस्टीट्यूट को चूज़ कर रहे हैं उसके पास वो प्रोग्राम है भी कि अवेलेबल नहीं है है कि या जो कि नहीं। हमें करना है, राइट। हम्म। एक बात। दूसरा ये कि उस प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है। देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो बैचलर्स यहाँ पे बहुत बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। या बैचलर्स की फ़ीस कम से कम 20 से 25 हज़ार डॉलर पर ईयर है, और इट्स बैचलर मिनिमम, या मिनिमम, या राइट। और बैचलर्स शुरू भी होता है 4 साल का। हम्म। तो बैचलर्स की फ़ीस ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स की फ़ीस रिलेटिवली कम है। कम एक है। तो मास्टर्स लाइक 2 साल का होता है, और कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम ऐसे हैं कि जिनकी फ़ीस 7,000 से 10,000 10,000 के कैनेडियन भी डॉलर है। पर ईयर हाँ, है, राइट। राइट। तो मास्टर्स की फ़ीस यहाँ पे रिलेटिवली कम कम है। है बैचलर्स से। हम्म। एक बात। और अगर आप एज अ बैचलर्स यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, ऑफकोर्स, तो आप 4 साल आप स्टडी कर रहे हैं। मास्टर्स मास्टर्स आप के लिए स्टडी आप करने आ रहे हैं तो आप 2 साल 2 साल स्टडी कर स्टडी रहे कर हैं, रहे हैं, राइट, करेक्ट, या। राइट। तो पहला तो हमें ये देखना है कि उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या। तो और यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स के प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट में आइल्ट्स कम से कम आपका 6.5 फाइव एग्रीगेट रिक्वायर्ड, होना चाहिए। यस, एकेडमिक वन, या। 6.5, जी, 6.5 एकेडमिक के अलावा यहाँ पे एडमिशन्स होना लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखें आप। अगर आपको एडमिशन मिल भी जाता है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर विल सी कि आपके लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं, क्योंकि उस बेस पर अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती है तो आप किस तरह कम्युनिकेट करोगे, या जॉब करोगे, या एग्जैक्टली, स्टडीज़ करोगे। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट विच यू हैव टू वर्क ऑन। एग्जैक्टली, राइट। देखिए अगर आपसे कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने या एजुकेशनल कंसल्टेंट ने ये कहा है कि जी ओ जी आप आइल्स की तो फिक्र न करें, मैं तो आपको आइल्स के बगैर भी करवा दूंगा, मैं या तो मैं आपका जो है ना आइल्स जो है ना वो 5 हो या 5.5 हो उस पर भी मैं करा दूंगा। देखिए ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल या तो कनाडा के कोई बहुत रिमोट एरिया में होंगी, या फिर आपको इतने कम आइल्स में आपको वीज़ा में इशू आएगा कि वीज़ा ऑफिसर हो सकता है कि आपको इतने कम इस आइल्स बेस होने पे के रिजेक्ट हो करें, सकता है, या। पॉसिबिलिटी है कि वो रिजेक्ट कर दे, करेक्ट, राइट। या। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका आइल्स कम से कम 6.5 हो, 5 होना ठीक है। चाहिए, ये आप टारगेट लेके चलें। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो 6 भी एक्सेप्ट करती है, बट 6 भी आप एक्सेप्ट करती जो है, है वो 6.5 लाओ, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जो है वो आपके वर्क परमिट, स्टडी परमिट के लिए, स्टडी परमिट मिलने के, या। एग्जैक्टली, राइट। जी। तो यहाँ पे एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन पे आप काम शुरू करते हैं, राइट। तो वीज़ा की अफशीन क्या आप है ना कैटेगरी शेयर करेंगी कि स्टूडेंट परमिट के लिए क्या 2 ऑप्शंस अवेलेबल या होते हैं। जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, राइट, फॉर तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो आप एज अ रेगुलर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, और दूसरा प्रोग्राम जो है वो कनेडियन जो इमिग्रेशन गवर्नमेंट ने जो है कनेडियन उसमें जो किया था इंट्रोड्यूस इन 2018, इट्स कॉल्ड SDS प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रीम। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो एज अ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेस टू कम ओवर हियर इन कनाडा, जिसमें अगर जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज में डिप्लोमा में मास्टर्स में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद जो है वो आपका स्टडी परमिट का जो प्रोसेस है विद इन 20 to 40 डेज में जो है वो आपका आ जाता है, अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो, आपकी प्रोफाइल में कोई भी मिस्टेक नहीं हो, राइट। और अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो तो स्टिल यू हैव 30 days टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये दिस इज़ द फास्टेस्ट राउट, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर आप SDS प्रोग्राम में आते हो, उसके लिए आपको जो है वो GICs बाय करनी होती है, राइट। और GICs अप टू $10,000, जो कि आप इमिग्रेशन इसको ये प्रूव करते हो कि आपके पास इतने फंड्स हैं ऑलरेडी, आप जो है वो इजीली कनाडा के अंदर अकोमोडेट कर सकते हो अपने आप जी, को, जी, राइट। तो आपको बैंक के थ्रू जो है वो GICs बाय करनी होती है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि अगर आप SGS प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो आपको जो है अपफ्रंट जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी होती है, राइट, जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद फर्स्ट जो ईयर है, की, यस, करेक्ट, फर्स्ट ईयर, जी, एंड उसके बाद जो है वो आपका IELTS 6.5 रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड होता है। राइट। देखिए तो यहाँ पे मैं दोनों स्ट्रीम्स को क्लैरिफाई करता चलूँ। मैं एक बार आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, राइट, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 किस्म के आप तरीक़ों से आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक फास्ट प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है।
फास्ट प्रोसेस में ये है जिसे हम कहते हैं एसडीएस प्रोग्राम। सो एसडीएस प्रोग्राम में ये है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, चाहे आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, आपको पूरे साल की फ़ीस भर देनी होती है। और इसमें इसमें ये हमें पता होता है कि अगर आपको किसी भी वजह से वीज़ा का रिफ्यूज़ल आता है तो वो आपकी फ़ीस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी वापस कर देती है, राइट। बट एसडीएस में अगर आपको फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, जो कि एसडीएस प्रोग्राम है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी की पूरे साल की फ़ीस भर देनी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि देखिए कि कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को या फैमिलीज़ को आने दिया जाए कि जो कि फाइनेंशियली अपने आप को केपेबल दिखा सकें, अपने आप को सपोर्ट कर सकें, राइट। तो इसलिए एसडीएस वाले प्रोग्राम में आपको कैनेडियन गवर्नमेंट के अप्रूव्ड अकाउंट्स में बैंक्स के पास 10,000 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट कराने होते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई कि ये मेरे पास मेरे खर्चे के लिए पैसे अवेलेबल हैं। और आप जब कनाडा में आप जब लैंड करते हैं तो ये पैसे आपको वापस दे दिए जाते हैं वही खर्चे पे स्पेंड करने के लिए, राइट। तो सो एसडीएस लाइक एसडीएस वीज़ा में आपने 1 साल की फ़ीस भर दी, आपने $10,000 आपने कैनेडियन गवर्नमेंट के अप्रूव बैंक के पास रखवा दी सेफ में, राइट। और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो चूंकि आपकी ये फाइनेंसेस पहले से टेकन केयर होते हैं तो एसडीएस प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग टाइम और जो सक्सेस रेट जो है वो रेगुलर वीज़ा से थोड़ा सा हाई होता है। आपको 20 to 40 डेज में अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग ऑन योर मतलब एप्लीकेशन ये चीज़ प्रोसेस हो जाती है, राइट। एक और बात जो है वो एसडीएस में आप जो है वो अपनी स्पाउस और अपने बच्चों की एप्लीकेशन जो है वो साथ जमा करवाते हैं। एग्जैक्टली। रेगुलर प्रोग्राम में ऐसा नहीं है, उसमें पहले आप एज ए स्टूडेंट आपकी एप्लीकेशन होती है, उसके बाद जो है वो आपकी फैमिली की एप्लीकेशन। जी जी एग्जैक्टली। देखिए आप, तो एसडीएस प्रोग्राम का एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपकी फैमिली है तो आपका जो एप्लीकेशन पैकेज जो है वो एक ही एप्लीकेशन पैकेज होगा, उसी में ही आपकी आपकी फैमिली की आपके बच्चों की एक साथ ही पूरी की पूरी एप्लीकेशन फाइल होगी। अब लेट्स से कि अगर आप एसडीएस प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं या फाइनेंशियली हम इतना अपफ्रंट फंड्स नहीं दिखा सकते हैं तो उसके लिए फिर रेगुलर स्टडी परमिट है। तो रेगुलर स्टडी परमिट का प्रोसेस ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की 6 मंथ्स की फीस मतलब क्या आप ना भरते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स की। और जब उसके बाद जो है आप लाइक बाकी की 6 मंथ की फीस और आपकी फैमिली के मतलब कि जब आप कनाडा आते हैं तो आपको जो रहने करने के लिए जो खर्चे की ज़रूरत होगी, जो फंड्स की ज़रूरत होगी, वो आप एज अपने बैंक अकाउंट में दिखाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। उसमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कंपेयर टू एसडीएस में। एसडीएस में आप ऑलरेडी प्रूव कर देते हो कि आपने फीस भर दी है, आपने जो है वो जीआईसी बाय कर ली है, एंड देन आपका प्रोसेस जो है वो इट्स रिक्वायर्ड लेस डॉक्यूमेंट्स कंपेयर टू अगर आप रेगुलर स्टूडेंट प्रोग्राम। एग्जैक्टली राइट। तो सो इसीलिए जो नॉन एसडीएस वीज़ा जो है, जो रेगुलर वीज़ा जो है, उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है, राइट। बट उसमें यह है कि आपको इतनी सारी चीज़ें, आपको इतने सारे फंड्स जो हैं वो ज़्यादा अपफ्रंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली कुछ फंड्स अवेलेबल हैं कि आप यूनिवर्सिटी की पूरी 1 साल की फ़ीस एक साथ भर सकें और साथ में $10,000 जो है वो जीआईसी में भी डिपॉजिट करवा सकें और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें एसडीएस में वीज़ा के चांसेस प्रोसेस ज़्यादा होते हैं और उसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ रेगुलर स्टूडेंट वीज़ा में सिर्फ आप 6 मंथ्स की फ़ीस आप मतलब कि जमा कराते हैं, फिर आप जो है वो अपना बैंक अकाउंट दिखाते हैं और उसमें आपकी एप्लीकेशन अलग फाइल होती है और आपकी फैमिली की एप्लीकेशन जो है वो अलग फाइल होती है, तो इसलिए उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता है, राइट जी। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हुए चलें, राइट। यहाँ पे शफीक अहमद ने एक क्वेश्चन किया कि जी क्या आप पहले विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसे स्टूडेंट वीज़ा में आप कन्वर्ट मतलब कि लाइक ना करवा सकते हैं। देखिए आप जी थैंक यू मोहम्मद अमीन, इट्स एसडीएस, यस, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, यस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, राइट जी। तो विजिट वीज़ा से अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराना है, देखें तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पाथ्स अवेलेबल होते हैं। आप टेक्निकली, आप लीगली आप आके आप करवा सकते हैं, राइट। बट हमारी रिकमेंडेशन
आपको यही होती है कि देखिए अब ये प्रोसेस लंबा होता है, उसमें फिर आपको पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। पहले आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी आप फ़ीस दे रहे हैं, फिर आप यहाँ पे आ रहे हैं, फिर जब तक आपकी वीज़ा कन्वर्ट हो यहाँ पे आपको अलग इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। जब तक आपकी वीज़ा कन्वर्ट नहीं होती तब तक आप यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते लीगली। तो यस। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपको कनाडा में सेटल होना है, स्टडी करनी है, एज अ स्टूडेंट आना है, तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप वहीं से ही स्टूडेंट वीज़ा के लिए ही अप्लाई करके और आप स्टूडेंट वीज़ा पे ही आएँ, ताकि आप जब लैंड करें आपके पास हर चीज़ परफेक्ट हो, राइट। आप जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी कर सके। अगर आपकी स्पाउस है तो उन्हें फुल टाइम वर्क परमिट मिलता है तो वो भी काम कर सके, राइट। आपके बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, देयर इज़ नो एनी कॉस्ट फ्री, देयर यहाँ पर जो है वो स्टडीज़ बच्चों के लिए फ्री है, राइट। स्कूलिंग फ्रॉम किंडरगार्टन अंटिल ग्रेड 12। तो यहाँ पर जो है वो अगर आपके बच्चे आते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारी जो है वो आपको फ़ायदा हो जाता है। नो स्कूल फीस, नो यूनिफॉर्म, नो टेक्स्ट बुक्स, हर चीज़ जो है वो आपको जो है वो प्रोविंस जो क्योंकि डील करता है हर स्कूल को, यहाँ पे स्कूल पब्लिक है, राइट, तो वो प्रोवाइड करता है, तो ये आपको जो है वो फ़ायदा हो जाता है, जी राइट। एग्जैक्टली देखिए ये अफशी ने ये एक्सलेंट पॉइंट रेज किया है। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर कनाडा आना चाह रहे हैं, राइट, और आप स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके बच्चे भी आपके साथ आ रहे हैं, बच्चों के लिए कनाडा इज़ वेरी एक्सलेंट, वेरी अमेजिंग। ज़बरदस्त हेल्थ केयर है, ज़बरदस्त एजुकेशन है, और मज़े वाली बात ये कि ये दोनों चीज़ें फ्री फ्री हैं। है। तो आपके बच्चे अच्छी स्कूल जा सकते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास हमारी कंट्रीज़ में जब मतलब कि हमारे बच्चों को ओ लेवल्स बेचते हैं, ए लेवल्स बेचते हैं, आईबी बेचते हैं, हम हज़ारों रुपए महीने के खर्च करते हैं सिर्फ फीस पे, या राइट। यहाँ पे ओ लेवल्स, ए लेवल्स, आईबी सारी सारी स्कूल्स फ्री हैं। यहाँ पे चार्टर्ड बच्चे स्कूल्स, या चार्टर्ड स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स फ्री हैं। तो अगर आपके बच्चे आपके साथ यहाँ पे स्कूल आई मीन कि आपके साथ यहाँ पे एज अ स्टूडेंट वीज़ा के अंडर में डिपेंडेंट आ रहे हैं, तो आपके बच्चे फ्री में स्कूल जा सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन टचअप करना चाहूँगा कि जिसका हम जवाब पहले ऊपर दे चुके हैं, बट मारिया के लिए हम ये क्वेश्चन को वापस से वो कर रहे हैं, और वो ये कि मारिया ने कहा कि 37 या उससे ऊपर के लिए क्या वीज़ा मिल जाता है? जी बिल्कुल मिल जाता है, देयर इज नो राइट। एनी एज लिमिट फॉर द देखिए स्टूडेंट वीजा। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से आप पे कोई एज लिमिट नहीं नहीं। है। आप कोई भी एज में हो, आप यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं और आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और राजा मोहसिन का क्वेश्चन ये है कि अगर आपके स्पाउस भी आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उन्हें आइल्स देना उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? देखिए आप अगर प्राइमरी एप्लीकेंट हैं, आप एज ए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास तो आइल्स बिल्कुल होना होना ही चाहिए, चाहिए, right? ठीक है। उसके उसके बगैर तो आपको यूनिवर्सिटी में और आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। बट अगर आपके स्पाउस के पास लाइक आइल्स है, उससे बेहतर और कोई काम हो ही हो ही नहीं नहीं सकता। सकता। देखिए आप जब यहाँ पे आते हैं, राइट, आप कोई भी चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए, आगे पीछे हो, अगर आपके पास आइल्स है, आइल्स हेल्प्स। इट हेल्प्स, आइल्स से क्योंकि आपके जब आप लिए पीआर के लिए भी अप्लाई करोगे यहाँ पर अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव आइल्स, क्योंकि आपको वो स्कोर चाहिए होता है, राइट, जी सीआर स्कोर। वो आपको जो है वो आपकी स्टडीज़ की वजह से, आपके काम की वजह से, एंड देन आपकी आइल्स की वजह से जो है वो आपका नंबर ऑफ द पॉइंट्स आपके इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज राइट। हो जाते हैं, So, राइट। yeah. जी 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 Yeah. एग्जैक्टली राइट। Yeah. तो ओके, सो अफशीन, सो हमने टच किया लाइक सबसे पहले हमने टच किया कि यूनिवर्सिटी किस तरह चूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमने टच किया कि वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है। तो अब हम टच करते हैं सेटलमेंट पे, Yeah. राइट। सो आपके हिसाब से अफशीन क्या सबसे बड़ी मिस्टेक्स लोग करते हैं जब वो यहाँ पे सेटल होना चाह रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट अपनी अपनी फैमिली के साथ? इनको जैसे आप यहाँ पर अगर ऐसे अप्लाई करो किसी बड़े, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो हम ये आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो प्रोविंस या वो सिटीज़ चूज़ करो जहाँ पर आप अपने खर्चे बर्दाश्त कर सको, राइट। क्योंकि एवरी डे जो है वो रेंट बढ़ रहा है, खाने का खर्चा बढ़ रहा है, देन ट्रांसपोर्ट, फिर आपके बच्चों के खर्चे, राइट। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप वो सिटी में जाओ, वो प्रोग्राम चूज़ करो उस सिटी के अंदर जिसमें आप जो है वो अपने एक्सपेंसेस को जो है वो सही तरह से बर्दाश्त कर सको, राइट। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी फॉर द एक्सपेंसेस। एग्जैक्टली और ये अफशीन ने बहुत एक्सीलेंट पॉइंट रेज किया है। देखिए आप जब भी आप लाइक हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला, कोई ना कोई रिश्तेदार होता है कि जो कि कनाडा में होगा।
जब आप उनसे पूछते हैं या जब आप कोई जब आप कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हैं या लाइक एजुकेशन कंसल्टेंट से बात करते हैं जो खुद कभी कनाडा नहीं आए हैं, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वो आपको जस्ट जल्दी में कह देते हैं जी आप जो बस आप कर लें, आप टोरंटो पहुंच जाएं, आप वैंकूवर पहुंच जाएं और फिर वहां से हर चीज़ सही हो जाएगी। क्योंकि फिर उसके बाद आपका दिमाग घूम जाता है कि हम कहाँ फंस गए हैं, क्योंकि आप जो ड्रीम्स देख के आते हो, जब आप यहाँ पर देखते हो कि इतने खर्चे में तो ये पूरे ही नहीं कर सक रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं पूरी पूरी स्टडीज़ कर रहा हूँ, तो फिर आप वो इस चीज़ को नेविगेट नहीं कर सकते हो, राइट? एग्जैक्टली देखिए आप कनाडा के सारे बड़े सिटीज स्पेसिफिकली, जिसमें से टोरंटो एंड टोरंटो वैंकूवर। एंड वैंकूवर, ये दो, ये स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आना स्पेशली अपनी फैमिलीज के साथ और यहाँ पे सरवाइव करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कम से कम आपको फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं 50,000 से ऊपर, अगर आप ये इन सिटीज़ में जाना चाह अगर रहे आप हो। इन सिटीज़ में जा रहे हैं और आपके पास कम से कम 50,000 कैनेडियन डॉलर्स है हैं, तो तो आप थोड़ा बहुत अपनी लाइफ आप वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो हमारी रिकमेंडेशन है कि जो सेकंड टीयर सिटीज़ हैं, जो कि मीडियम साइज सिटीज़ हैं, आप उनको आप कंसिडर कीजिए कि जिस तरह हेलिफैक्स एंड नोवा स्कॉशिया हो गया, राइट, एडमिंटन जहाँ पे हम हम रहते रह रहे हैं, हैं, राइट, राइट। एडमिंटन जो कि अल्बर्टा में हो गया, और साथ में कैलगरी जो कि अल्बर्टा में हो गया, सस्कैचुअन है। राइट, सस्कैचुअन है जो कि लाइक एक ना प्रोविंस है प्रोविंस है जिसकी हमारी, सिटी या है सैस्केटून और रेजाइना। तो छोटे सिटीज़ या मीडियम साइज सिटीज़ कंसिडर कीजिए, इसलिए कि वहाँ पे रेंट कम होता है, वहाँ पे रश कम होता है, वहाँ पे आपको अपार्टमेंट आप जब रेंट कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं बात पड़ता। इसलिए कहते हैं कि आप जब शुरू में जब हम आ रहे होते हैं तो हम तो रुपीज़ में यहाँ पे ला कन्वर्ट रहे होते करते हैं, हैं, राइट, तो राइट। हम वहाँ के पैसे हम खर्च कर रहे होते हैं। तो हम वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें कि जिसकी फ़ीस रीज़नेबल हो, हम अफोर्ड कर सकें। हम वो सिटीज़ में जाएं कि जिसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हो वो रीज़नेबल हो, जो कि न्यूज़। हम अफोर्ड कर सकें, राइट। यस। तो ये सबसे बड़ी बड़ी। मिस्टेक है, राइट। यस। तो देखें आप ये यही राजा मोहसिन साहब कि मैं आपसे यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि $50,000 पर ईयर वहाँ पे आपकी जो लिविंग कॉस्ट जो है ना, वो टोरंटो और वैंकूवर में फॉर अ फैमिली ऑफ 4 आपको इतने ही पैसे लग जाते हैं। क्योंकि $3,000 तो आप सिर्फ अपना घर घर का रेंट दोगे, राइट? तो फिर आप किस तरह सरवाइव कर सकोगे? आपको यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी होती है, एंड देन एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बड़े सिटीज़ में इट्स रियली हेक्टिक, सर का दर्द है। तो आप ऐसे सिटीज़ चूज़ करें जिसमें एटलीस्ट आपका जो है वो आने जाने का खर्चा, आपका रहने का खर्चा और दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो कम हो, राइट? इससे आधे हो, राइट? तो एग्जैक्टली राइट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कोई मीडियम या छोटे साइज़ के सिटीज़ में चाहिए। देखिए मैं आपको एक ना छोटी सी एग्जांपल दूं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, आप 4 लोग हैं और आप 2 बेडरूम का अपार्टमेंट रेंट करते हैं टोरंटो में कहीं पे, 3,000 $3,500 पर मंथ रेंट है टोरंटो में। वैंकूवर में तो इससे भी ज़्यादा है, राइट। ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ मैं। जबकि एडमिंटन में आपको $1,500 to $1,800 में 2 बेड का अपार्टमेंट रेंट पे मिल मिल जाएगा। जाता है। कैलगरी में आपको $1,800 to $2,000 में मिल जाएगा, राइट। तो जब आप आ रहे हैं तो आप एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और आपकी स्पाउस फुल टाइम काम कर रही है, तो ये मैनेज करना मैनेज करना आसान आसान है। है। टोरंटो और वैंकूवर में इट वुड बी वेरी हार्ड टू मैनेज ऑल दीज एक्सपेंसेस, स्पेशली जब आपकी फैमिली भी आपके साथ आ रही है, राइट। तो देखिए देन अगेन, लाइक इन द वेरी स्टार्ट आप प्रोग्राम वो चूज़ कीजिए जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा ना हो, राइट। सेकंड, आप वो सिटी में जाइए जिसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा ना हो, राइट। तो वो आपको फिर थोड़ा सा बफर देता है, आपको रिलैक्स रिलैक्स रखता है करता है। मेंटली कि आप अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर सकें, साथ में काम भी कर सकें और साथ में अपने बच्चों को भी सेटल कर सेटल। सकें, या। राइट। अच्छा, यहाँ पे राहिल हुसैन साहब का एक क्वेश्चन है कि मिनिमम फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। देखिए आप हर यूनिवर्सिटी का अपना लाइक अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, प्रोग्राम को सेलेक्ट कीजिए और हर यूनिवर्सिटी ने, हर कॉलेज ने अपना फीस फीस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्लियरली क्लियर। ब्रेक डाउन किया हुआ है, राइट। राजा मोहसिन साहब का क्वेश्चन है कि जी रेजाइना कैसा है कॉस्ट ऑफ लिविंग में। रेजाइना जी बहुत अच्छा है कॉस्ट ऑफ लिविंग में कंपेयर टू कंपेयर टोरंटो एंड वैंकूवर। टोरंटो और वैंकूवर से आपकी जो लिविंग कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट कम हो आधी जाए। आधी हो जाती है, आपका रेंट आधा हो जाता है, राइट। अच्छा जी, मेडी। लाइक या फॉर द मेडी, राइट? एडी मेडी, राइट? ही इज़ आस्किंग कि अगर आप यहाँ पर, आपको ऑलरेडी विजिट वीज़ा मिल चुका है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं, राइट? और अपने आइल्स भी दे दिया है, राइट? तो यू कैन चेंज योर स्टेटस फ्रॉम विजिट वीज़ा। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर है तो यू कैन देखिए चेंज। कि आप अगर यहाँ पे कनाडा में पहले ही हैं
और आपके पास विजिट वीज़ा है और आप जेन्युइनली आप कनाडा में आप स्टडी करना चाह रहे चाहते हैं। हैं और आप बाकी के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और आइल्स की रिक्वायरमेंट्स अगर आप ये फुलफिल कर सकते हैं तो जी जी, बिल्कुल पॉसिबल है पॉसिबल है। कि आप अपने विजिट वीज़ा को स्टडी परमिट में कन्वर्ट करा के और यहाँ पे आप स्टडी कर सकें, राइट। अच्छा जी, सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जी कि अगर आपको ये प्रोसेस शुरू करना है, राइट, तो ये पूरा प्रोसेस होता कितना है, किस तरह होता है, पहला स्टेप क्या होता है? जी देखें, पहला तो स्टेप है ना ये है कि आप देखिए आप ये सारा प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं, राइट। यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ऑनलाइन, वीज़ा की भी सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, सेटलमेंट के अराउंड भी सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास हर चीज़ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती, आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और यही लॉ टीक का हमारा मिशन ही ये है कि जी कि हम आपको ये पूरी सेटलमेंट जर्नी में एज अ स्टूडेंट, आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन, आपका वीज़ा का प्रोसेस और आपका सेटलमेंट में, ये तीनों चीज़ों में हम आपको हेल्प करें, हेल्प कर रहे हैं, राइट। राइट। तो इसलिए लाइक आप जब भी कोई कंसल्टेंट के साथ काम करें, चाहे वो कोई भी कंसल्टेंट हो, राइट, चाहे वो हम हो या कोई भी हो, आप ये मेक श्योर कीजिए कि वो सिर्फ आपके एडमिशन पे काम ना कर रहा हो या वो सिर्फ आपकी वीज़ा पे वीज़ा, काम ना कर रहा हो, वो आपकी एडमिशन, एडमिशन से वो लेकर आपकी वीज़ा और वो आपकी सेटलमेंट, इसलिए कहते हैं कि एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है कि हमें कनाडा में आना है और हमें हमारी फैमिली को सेटल करना है, यही तो एंड गोल है ना, राइट। और सेटलमेंट में सिर्फ वीज़ा तो नहीं है, सेटलमेंट में हमें आना है, हमें मतलब कि हमें हमारे एक्सपेंसेस देखने हैं, हम घर कहाँ पे लें, हम गाड़ी कैसे लें, हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है, हम कौन सी सिटी जाएँ, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ उन कंसल्टेंट से आप वापस भाग जाइए दूर, कि जो आपसे कहते हैं जी प्रॉमिस। आप फिक्र ही ना करें, मैं आपका कहीं भी एडमिशन करा दूंगा, मैं आप बस कनाडा पहुंच जाए, बाकी आप वहाँ वहाँ पे आप देख लीजिएगा। इट्स नॉट दैट ईजी गाइस, यहाँ पे इट्स नॉट दैट इजी, राइट। तो हम लाइक हमारे लॉटिक में हमारा जो इमिग्रेशन का जो पैकेज जो है पूरा, उसमें हम आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर चीज़ में हेल्प करते हैं। पहले तो हम आपके साथ बैठते हैं आपकी यूनिवर्सिटी और आपका प्रोग्राम चूज़ करने में, राइट, कि भाई कि ना आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस के बेस पे, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बेस पे आपके लिए प्रोग्राम कौन सा कौन सा अच्छा है, चूज करें, राइट, आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। फिर हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं, हम कनाडा में सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं लॉटिक, तो हम आपके साथ काम करते हैं आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराने में। जब आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ जाता है तो फिर हमारे पास देखें आप, ये हम में और दूसरे कंसल्टिंग कंपनीज़ में और दूसरे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम सारा का सारा काम हमारे कैनेडियन सर्टिफाइड लॉयर्स लॉयर से करते हैं। करवाएं। हमारी सारी की सारी टीम जो कि आपकी फ़ाइल पे काम करती है वो कनाडा में है। हमारी हमारी वर्किंग टीम पाकिस्तान में नहीं है, हमारी वर्किंग टीम इंडिया में नहीं है, हमारी वर्किंग टीम दुबई दुबई में में नहीं है, हमारी राइट, वर्किंग टीम नेपाल में नहीं है, हमारी वर्किंग टीम बांग्लादेश में नहीं, नहीं है। आपकी फाइल पे जितना भी काम होता है वो कनाडा में बैठे हुए कंसल्टेंट्स, कनाडा में बैठे हुए स्टूडेंट एडवाइजर्स, कनाडा में बैठे हुए राइट, हम जैसे सेटलमेंट एडवाइजर्स और कैनेडियन लॉयर्स जो कि यहाँ के सिस्टम को समझते हैं, वो आपकी फ़ाइल पे काम करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी फाइल के अंदर कोई भी एरर नहीं हो, राइट। अगर स्मॉलर एरर भी होता है तो यू गेट रिजेक्टेड और आपके सारे यू नो पेमेंट एंड एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट हो जाती एग्जैक्टली है, आपका एग्जैक्टली टाइम एंड या एग्जैक्टली राइट। और देखिए ना, राइट, कि आप अगर किसी से आपको अगर हेल्प चाहिए, राइट, तो आप किससे हेल्प लेना पसंद करेंगे? जो बंदा इस राउट पे पहले ही जा चुका है या जिस बंदे ने उस राउट को सिर्फ दूर से देखा है, उसने कभी उस राउट को एक्सप्लोर ही नहीं किया है, राइट। तो इसीलिए हम या आई मीन कि आप अगर आप हमसे काम कराइए और कोई भी एजुकेशनल कंसल्टेंट से काम कराइए, ये देखिए कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या वो सर्टिफाइड है या वो सर्टिफाइड नहीं है, क्या वो आपको झूठे प्रोमिस कर रहे हैं। देखिए रेड फ्लैग ये है, अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट कहता है हाँ हाँ जी मैं करवा दूंगा, मैं आपका एडमिशन भी करा दूंगा, मैं आपका वीज़ा भी करा दूंगा, मैं आपका सब कुछ हो जाएगा, ये रेड फ्लैग है। कैनेडियन गवर्नमेंट के लॉज के मुताबिक कोई भी कंसल्टेंट आपको 100% गारंटी तो दे ही नहीं सकता।
वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। वो तो इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन किस तरह वो सारी देखता है, राइट? तो उस राइट, बेस पे आपका डिसीजन होता है। एंड यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात ये है कि कैनेडियन प्रोसीजर इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर वो आपको बताते हैं कि आपका क्यों नहीं हुआ है, और अगर आप एक दफ़ा रिजेक्ट हो भी जाते हो तो वो आप वापस अप्लाई भी कर सकते हो स्टूडेंट वीज़ा के लिए, राइट? एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, या राइट। देखें आप, तो जो हमारा जो स्टूडेंट का जो फैमिली का जो पैकेज है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? उसमें जी शामिल है आपके साथ पहले प्रॉपर बैठ के कंसल्टेशन करना कि जी आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपकी स्पाउस की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, हम्म, और उन दोनों में से प्राइमरी एप्लीकेंट किसे बनना चाहिए बनाना बेस्ड ऑन द चाहिए। क्वालिफिकेशन, किसे किसे स्टडी के लिए आना चाहिए, हम्म, किसके लिए वायबल ऑप्शन ज़्यादा है, राइट। हम्म, सेकंड, ये ऑप्शंस के बेस पे, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस के बेस पे कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए प्रॉपर है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए जाना हम्म, चाहिए बेस्ड ऑन द फीस, हम्म, राइट। और फिर उसके बाद ये, जब ये प्रोसेस हो जाए, जब आपका आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस हो जाए, राइट, उसके बाद जो है वो एक कैनेडियन लॉयर, जो यहाँ का जो लॉयर जो है, वो आपकी फ़ाइल पे काम करता है, और उसमें वीज़ा के अराउंड पूरा का पूरा कंसल्टेशन का पैकेज होता है, राइट। अब ये जब आपका वीज़ा हो जाता है, उसके बाद हम आपके साथ बैठते हैं कंप्लीट सेटलमेंट के अराउंड बात करने के लिए कि भाई कि जी आप रिजाइना आ रहे हैं, या आप टोरंटो आ रहे हैं, या आप वैंकूवर आ रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस मतलब कि फेस हो करने सकते हैं, होते हैं, राइट? कहाँ पे आप सेटल होंगे, किस तरह आप रेंटल लें, क्या क्या लें, कहाँ पे लें, कौन से एरियाज़ एरिया में। अच्छे हैं, कौन से स्कूल्स अच्छे हैं आपके बच्चों के लिए, राइट। तो ये सारे प्रोसेस के लिए जो हम जो चार्ज करते हैं, जो हमारी फ़ीस जो है वो है 5,000 कैनेडियन डॉलर्स, राइट। और अगर आप सितंबर में हमसे काम करा रहे हैं, तो अभी हमारा सितंबर में प्रोमो चल रहा है, हम 10% ऑफ दे रहे हैं अपनी फ़ीस पे, राइट। तो हम अप टू $500 हम आपको ऑफ दे रहे हैं फीस पे, राइट। तो ये पूरी चीज़ का हमारा जो पैकेज है वो $5,000 है, और आप सितंबर में अगर आप अप्लाई करते हैं हमारे थ्रू, तो हम $500 का उस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, एंड राइट। फीस जो है वो ऑल टुगेदर हम नहीं चार्ज जी, करते हैं, राइट? जी, इट्स इन ब्रेक डाउन, राइट? जी। तो हम माइलस्टोन्स के बेस पे फीस चार्ज करते हैं, हमारी सारी की सारी फीस अपफ्रंट नहीं होती है। कुछ फीस आप शुरू में आप पे देते हैं, करते हैं। फिर आपका जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है उसके बाद आप कुछ पे करते हैं, और फिर जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप, आई मीन कि लाइक आप कुछ आप फीस ना देते हैं, राइट, राइट। या तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ अफशीन को मैसेंजर में प्राइवेट मैसेज कीजिए, हम आपके साथ वन ऑन वन बैठेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हम आपको वहाँ से वी कैन टेक यू देयर। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन में ऐड करता चलूँ तौकीर सैयद साहब का, कि भाई कि हमारा ऑफिस तो पाकिस्तान में नहीं है, तो आप हम पे आप किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए आप, हम कनाडा में रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट जिनके पास लोग जाते हैं वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं नहीं होते। है, राइट? न सिर्फ हम कनाडा में रजिस्टर्ड हैं, बल्कि हमारे लॉयर्स भी कनाडा में सर्टिफाइड हैं। और हम उसकी जो है वो जितनी भी कीज रिक्वायर्ड होती है, राइट? अगर जो लॉयर है यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड होता है तो वी कैन प्रोवाइड यू, आप जो है वो जाके देख सकते हो कि ही इज़ अ रजिस्टर्ड लॉयर एंड ही इज़ वर्किंग इन इमिग्रेशन फील्ड। सो वो सब हम प्रोवाइड करते हैं एज अ प्रूफ के आप उनसे ही काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। और एक और देखें, एक और रेड फ्लैग मैं आपको बताता आना चलूँ, मैं हमसे काम कराने में हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, या हमारा सारा पोर्टल ट्रांसपेरेंट है। आप लॉयर से बात करते हैं, आप सेटलमेंट एडवाइज़र से बात बात करते हैं, करते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे मौजूद होते हैं, और हम आपकी पासपोर्ट अपने पास नहीं नहीं रखते रखते हैं। हैं। आप जो भी अप्लाई करते हैं हम आपको अप्लाई करवाते हैं, आपकी पासपोर्ट और आपका वीज़ा सब कुछ आपके पास डायरेक्टली आता है। एक और रेड फ्लैग बहुत सारे कंसल्टेंट्स का ये है कि जी वो आपके पासपोर्ट का जो एड्रेस जो फाइल करते हैं वो उनके पास आपकी पास पासपोर्ट जाती है, राइट। या फिर वो आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं। हम हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कनाडा में आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, आपका सारा का सारा काम प्रोसेस यहाँ पे होगा, मगर आपकी पासपोर्ट हमेशा आपके पास पास रहेगी जब वो वीज़ा के लिए जाएगी, और वो वीज़ा लग के आप ही के पास आनी है। हम आपसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस हम कोई भी डायरेक्टली चार्ज नहीं करते, आप अपनी फ़ीस आपको पे डायरेक्टली करनी है। यूनिवर्सिटी को देंगे, हम्म, राइट। तो ट्रस्ट देखिए ऐसा होता है कि आप अपना होमवर्क करते हैं, आप हमारी रेपुटेशन देखिए, हम कहाँ पे हैं, हम किस तरह काम करते हैं, हमारी प्रोफाइल्स चेक कीजिए, हमारे जो लॉयर्स हैं उनकी आप उनकी प्रोफाइल्स चेक कीजिए, और उसके बाद आप हमसे काम कराइए। अगर आपको हम पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के। आपको हमारा समझ में आता है तो, राइट। बट हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर करने के लिए, राइट। यहाँ पे राजा साहब का एक और क्वेश्चन है कि हम किस प्रोविंस पे, तो जी हम एल्बर्टा के प्रोविंस में हैं, और हम एल्बर्टा के प्रोविंस एडमिंटन उस सिटी में है। बट हम
टोरंटो में भी रह चुके हैं, हम कैलगरी Yeah. में भी रह चुके हैं, और हम यूएस के भी कुछ सिटीज़ में रह चुके हैं। तो हमें कनाडा और यूएस दोनों दोनों का का बहुत सारे सिटीज़ का एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस कि है, जिसके राइट। बेस पे हम सेटलमेंट की एडवाइस देते हैं, राइट। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए, हमारे पास राहिल और से 3 मिनट हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। राहिल साहब का क्वेश्चन है कि मिनिमम ब्रैकेट जी, जिस तरह मैंने मेंशन किया अभी कि हमारा स्टूडेंट का जो पैकेज जो है उस पे अभी सितंबर के महीने में हम 10% ऑफ दे रहे हैं, राइट। और वो हमारा $5,000 का पैकेज है, तो $4,500 में आपको ये हम पूरा का पूरा प्रोसेस मतलब कि आपका हम फाइल करेंगे, करते हैं। जिसमें आपका यूनिवर्सिटी का होगा, जिसमें आपका वीज़ा का होगा और आपका सेटलमेंट का अराउंड होगा, राइट। यहाँ पे शाउट आउट टू सलमान मन चौधरी भाई, चौधरी, थैंक यू सलमान, थैंक यू फॉर ऑलवेज इनकरेजिंग अस, थैंक यू फॉर ऑलवेज थैंक यू। बी हियर फॉर अस, राइट। अच्छा, यहाँ पे राजा साहब का क्वेश्चन है कि लाइक समवन लाइक अगर हमारे बिहाफ, देखिए आप लाइक हमारे कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम आपकी इनिशियल चीज़ों पे काम मतलब कि लाइक आपकी इनिशियल कंसल्टेशन कराते हैं कि जो कि लोकली ही लाइक लेट्स से पाकिस्तान में हो सकते हैं, दुबई में हो सकते हैं, बट आपका जितना भी प्रोसेस है, जितना भी पेपर वर्क है, वो आपका सारा का सारा कनाडा में होगा। पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हमारा कोई भी हमारा लॉयर, कोई भी हमारा पेपर वर्क का काम पाकिस्तान से बाहर और सॉरी कनाडा से बाहर नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता, इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता, राइट, नेपाल में नहीं होता। हमारा सारा का सारा काम कनाडा में होता। और आप देखिए ना, कनाडा के स्टैंडर्ड और कनाडा के लॉस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, आपने सुना ही होगा। यहाँ पे लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे हर चीज़ बाय द लॉ होती है, बाय द बुक होती है। यहाँ पे 2 नंबर काम नहीं होता, यहाँ पे रिश्वत नहीं होती, राइट। यहाँ पे कोई आपके साथ गलत नहीं है ना कर सकता, राइट। तो यही है कि आप देखिए कि अगर आपका काम कनाडा में कोई कर रहा है तो उस काम की ऑफकोर्स क्वालिटी भी ज़्यादा ही होगी, राइट। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आंसर करता चलूँ मैं कि अगर आपका वीज़ा का रिफ्यूज़ल आता है तो उस केस में क्या होता है। देखिए आप कि लाइक अगर आपका वीज़ा का कोई भी रिफ्यूज़ल आता है तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप वापस अप्लाई ना रीअप्लाई कर कर सकें, सकते हो आप, राइट। राइट। आप रीअप्लाई कर सकते हैं, आप जो है वो डायरेक्टली आपको नहीं बताते हैं कि आपको क्यों रिफ्यूज़ किया है, लेकिन बैक होम हम आपको जो है वो पता करा सकते हैं कि आपका रीज़न क्या था रिफ्यूज़ल का। क्योंकि मेन रीज़न जो है मोस्टली आपके फंड्स पर होता है। अगर आपके पास इनफ फंड्स नहीं होते हैं तो वो उस बेस पर आपकी ज़्यादा रिजेक्शन होती है कंपेयर टू अदर जो स्मॉलर एरर्स होते हैं इन एप्लीकेशन। तो फंडिंग इज़ नंबर 1 पॉइंट इज़ फॉर रिफ्यूज़ल। जी या जी जी, एग्जैक्टली, राइट। देखिए आप, सो हमारा ऐसा काम, देखिए आप, हमारी सक्सेस लॉन्ग टर्म एज अ कंपनी लॉटीक किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। आप यहाँ पे आए, आप सक्सेसफुली सेटल हो और आप हमें रेफर करें अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को, राइट। हमारी सक्सेस पूरी की पूरी उस पर डिपेंडेंट है, राइट। हम यहाँ पे हमने हमारी फैमिलीज के लिए अच्छी लाइफ्स क्रिएट की और हम चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकें कि वो अपनी फैमिलीज के लिए अच्छी लाइफ यहाँ पे आके क्रिएट कर सकें, राइट। तो ये हमारा गोल है, राइट। ठीक है जी। तो आज का हमारा ये सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे, हमारा टाइम अप हो गया। बट अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हो, राइट, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट्स में पूछिए। और अगर आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं या आपको काम करने से पहले कोई भी और क्वेश्चन है तो अफशीन के मैसेंजर पे मैसेज कीजिए या आप lawteak.com पे जाइए और हमारे साथ एक फ्री कंसल्टेशन आप बुक कीजिए, कर सकते हैं, राइट। बट आप ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा उस फॉर्म में कि आपने ये सेशन अटेंड किया था, ताकि हम आपको डिस्काउंट दे सकें सिर्फ ये सेशन अटेंड करने पे। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। बाय। बाय।